चलिए भाई, आज से शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ एक्सरसाइज 8A। न्यूमेरिकल्स ऑफ एक्सरसाइज 8A। एक्सरसाइज 8A सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। जैसे सबसे पहला सवाल जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंडक्टर 6 into 10 to the power 6.25 into 10 to the power 16 electrons flow from its end A to end B in 2 seconds. Find the current flowing through the conductor. E का वैल्यू आपको गिवन है, E का वैल्यू आपको गिवन है। तो हाँ जी, चलिए। तो पहला सवाल जो है आपका, इसमें आपको नंबर ऑफ कंडक्टर 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखे हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और जो टाइम इंटरवल आपको दे रखा गया है वो 2 सेकेंड दे रखा गया है। आपको करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी दिए जाएं तो हमेशा करंट का फॉर्मूला I बराबर NE/T लगाया जाता है, ठीक है। I = NE/T करंट का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो I की वैल्यू, N की वैल्यू 6.25 into 10 to the power 18 हो जाएगी, E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19 हो जाएगी, और बाय 2 कर देंगे तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो I का वैल्यू आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन 5 into 10 to the power -3 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। 10 to the power -3 एम्पियर मिली एम्पियर लिखा जा सकता है, तो 5 मिली एम्पियर भी कह सकते हैं। अदरवाइज कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसको ऐसे ही लिखें, बुक में आंसर ऐसे ही दिया है, इस वजह से मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे की कहानी क्या है कि इसमें आंसर में ये भी जिक्र है कि किधर से किधर। तो आप नोटिस करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बताए गए हैं वो A to B बताए गए थे। A to B मतलब कंडक्टर के A एंड से B एंड तक इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो करंट ऑब्वियसली उल्टा चलेगा, ठीक है। तो आंसर में आप लिख सकते हैं फ्रॉम B to A। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें अ करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर, I का वैल्यू 1.6 मिली एम्पियर दे रखा गया। मिली एम्पियर मतलब 1.6 into 10 to the power -3 एम्पियर, ठीक है। फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1। वैसे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10 to the power -19 कूलम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल पास ईच सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो पहली बात, E की वैल्यू अंडरस्टूड है, चार्ज की वैल्यू, ठीक है। ईच सेकेंड मतलब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड दे रखी गई है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड करंट का फॉर्मूला जो होता है, करंट से रिलेटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड करने वाला जो फॉर्मूला है वो I बराबर NE/T होता है। तो I का वैल्यू 1.6 into 10 to the power -3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19 है और टाइम 1 सेकेंड है। बच्चे कंफ्यूज ये हो सकते हैं कि सर E की वैल्यू मतलब जो 1.6 into 10 to the power -19 E का वैल्यू जो दिया गया वो तो माइनस में दिया गया है, ठीक है। तो मैं क्लियर कर दूं, करंट के फॉर्मूले में कभी भी चार्ज की वैल्यू नेगेटिव में नहीं रखी जाती है, ठीक है। करंट के फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं रखी जाती है, ठीक है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हम चार्ज की जो भी वैल्यू लिखेंगे वो सिर्फ वैल्यू रखेंगे, उसका साइन नहीं रखेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे तो साफ साफ दिख रहा है 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 to the power 16 आ जाएगा, यानी 10 to the power 16 आ गया। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Question number 3. The potential difference required to flow a current of 200 milliampere on a wire. Question है find the potential difference required to flow
a current of 200 milliampere in a wire of resistance 20 ओम। ठीक है, तो पहली बात तो V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम दे रखी गई है। करंट का वैल्यू 200 मिली एम्पियर बोले तो 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर बोले तो 0.2 एम्पियर ये दे रखी गई है। तो V, I और R को रिलेट करने वाला फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ। ठीक है, तो क्या लगा देंगे, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, V निकालना है। I का वैल्यू 0.2 है, R का वैल्यू 20 है, तो कुल मिला के कितना हो गया 4 वोल्ट। 4 वोल्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास वो है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज 1.2 एम्पियर करंट। क्वेश्चन नंबर 4, electric bulb draws a current 1.2 ampere is the amount of current that has been drawn, okay, and the potential difference is 6 volts। 6 volt। ठीक है, find the resistance of the filament of the bulb while glowing। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको निकालनी है। फिर से वही बात, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होगा। V की वैल्यू 6 है, I की वैल्यू 1.2 है, R निकालना है, डेसिमल हटेगा, 5 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग 5वें सवाल पे आगे बढ़ते हैं। 5वें सवाल पे पांचवा सवाल जो है हमारे पास वो है कि अ कार बल्ब कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी ड्रॉज 2 एम्पियर करंट व्हेन ग्लोइंग। First off, what is the resistance of the filament of the bulb? Question mark. Will the resistance be more, same or less when bulb is not glowing? तो पहली बात, कार का बल्ब कनेक्ट किया गया है 12 वोल्ट की बैटरी से, तो V की वैल्यू हो गई 12 वोल्ट। ठीक है, करंट जो ड्रॉ कर रहा है बल्ब वो है 2 एम्पियर। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब? तो रेजिस्टेंस की ग्लोइंग कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है ना। करंट फ्लो हो रहा है मतलब इस कंडीशन में रेजिस्टेंस निकालते हैं, समझिएगा पहले। मतलब ये रेजिस्टेंस जो निकलेगा वो ऑपरेटिव कंडीशन में रेजिस्टेंस निकलेगा, यानी बल्ब यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो वाइल ये रेजिस्टेंस जो आएगा वो वाइल ग्लोइंग का आएगा, क्योंकि करंट तभी जब पोटेंशियल डिफरेंस लगा दोगे तो करंट फ्लो करने लगेगी, यानी बल्ब जलने लगेगा। यानी कुल मिला के ये ड्यूरिंग वाला केस है, ड्यूरिंग ग्लोइंग। इंग्लिश में जैसे अच्छे से बेटर लिखता है आप लिख लीजिएगा। तो V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला हो गया। V की वैल्यू 12 है, I की वैल्यू 2 है, R ये है, R की वैल्यू कुल मिला के कितनी होगी 6 होगी। आई बात समझ में? ठीक, ऑब्वियसली जो फिलामेंट बल्ब होता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे जिक्र किया गया है क्वेश्चन में फिलामेंट बल्ब के बारे में, तो बनी बात है जब वो ग्लो करेगा तो उसमें हीटिंग होगी और हीटिंग होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आई बात समझ में? यानी कि जिस समय इसमें सवाल पूछा गया था व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, बता दिया मैंने। फिर अगला सवाल था विल द रेजिस्टेंस बी मोर, सेम और लेस व्हेन बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। यानी जब बल्ब यूज होता है तो बल्ब का फिलामेंट गर्म होता है, उस वक्त रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसका मतलब जिस समय ग्लो नहीं कर रहा होगा उस समय रेजिस्टेंस कम होगा। आई बात समझ में? तो आंसर है रेजिस्टेंस विल बी लेस, resistance will be less when not glowing। ठीक है, ठीक है, रीजन में आगे बढ़ा सकते हैं कि as resistance becomes more during glowing, due to heating होने की वजह से, ठीक है, ग्लो करने के दौरान रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, यानी जिस समय ग्लो नहीं करेगा उस समय रेजिस्टेंस
कम हो जाएगा। Question number 6. Calculate the current flowing through a wire of resistance 5 ohm connected to a battery of potential difference 3 volt. बहुत ही आसान सवाल हो गया। करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 3 वोल्ट दिया गया है, सीधे सीधे ओम्स लॉ लगेगा, V = IR, V की वैल्यू 3, I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और R की वैल्यू है 5। ठीक है, इस प्रकार से I = 0.6 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 7वें सवाल पे आते हैं। 7वां सवाल थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा और आंसर हमको ग्राफ से ही देना है। आंसर हमें ग्राफ से ही देना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर ऑब्टेन्ड। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर ऑब्टेन्ड मतलब उन्होंने एक टेबल दी है, टेबल में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे बनाया है V और यहाँ पे बनाया है I। मतलब V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट और I मतलब क्या, करंट इन एम्पियर। ठीक है ना, तो ये हो गया 0.5, फिर ये हो गया 1.0, फिर ये हो गया 1.5, फिर ये हो गया 2.0, फिर हो गया 2.5, खत्म। उसके करस्पॉन्डिंग 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 ये दिया गया। फिर आगे वो लिखा है क्वेश्चन में, ड्रॉ अ VI ग्राफ। कौन सा ग्राफ? V-I ग्राफ। ये ग्राफ आपको बनाने के लिए कहा है, ड्रॉ अ VI ग्राफ एंड यूज दिस ग्राफ टू फाइंड नंबर 1 द पोटेंशियल डिफरेंस V when current I is 0.5 ampere. दूसरा पार्ट है current I when potential difference V is 0.75 volt, the resistance of the circuit। ठीक, तो ये पूरा काम ग्राफ से करना है। अगर बिना ग्राफ के करना होता तो बड़े आराम से हो गया होता अभी तक। ठीक है, चलिए ग्राफ आपको आता ही होगा। अब एक्सरसाइज का नाम मिटा देते हैं। देखिए समझिए, VI ग्राफ मतलब V y एक्सिस पे होगा और I x एक्सिस पे होगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लें, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रॉपर्ली बोर्ड पे बनाना तो मुश्किल है। आप कॉपी पे भी बिना स्केल के बनाएंगे तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं जुगाड़ बताता हूँ। सीधी सी बात ऐसे समझिए कि ओम्स लॉ है, इसमें आप ग्राफ को सीधे समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, साइंस वाली बुद्धि लगाइए। देखिए, बराबर प्रोपोर्शन में वोल्टेज बढ़ रहा है तो बराबर प्रोपोर्शन में करंट भी बढ़ रही है। देख रहे हैं, आधा आधा वोल्टेज बढ़ रहा है तो 0.2 करंट बढ़ रही है। राइट, इसका मतलब ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। राइट, ओम्स लॉ में यही होता है, जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ जाए प्रोपोर्शनली। ठीक, यही तो होता है ओम्स लॉ। इसका मतलब 100% ये ओमिक सर्किट के लिए ग्राफ बनेगा और ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन होगा। बाकी आप जुगाड़ लगा लीजिए। मतलब ये सपोज ये मैंने 0.5 ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिलेगा मुझे वो 0.2 होगा। राइट, उसी प्रकार से फिर मैंने 1.0 ले लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे अगला पॉइंट 0.4 मिलेगा। ठीक है, और वाकई आपको ईमानदारी से अगर लिखना है तो नो प्रॉब्लम, आप स्केल उठाइए, बराबर बराबर स्केल लीजिए, एक बड़ा सा पेपर लीजिए, उसमें शीशा लेदर में चलना चालू कीजिए। ठीक है, उसके बाद 2.0 पे आ जाइए, ये 0.8 हो गया। और भाई ऊपर जाने की इच्छा है आपकी, जैसे किसी के ऊपर जाने की इच्छा तो होती नहीं है, तो फिर भी मन कर रहा हो तो तो इस प्रकार से ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब आप करस्पॉन्डिंग जो आंसर्स आपको चाहिए वो प्लीज निकाल लीजिए। ए पार्ट
में निकालना था, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ए पार्ट में निकालना था कि जब आई का वैल्यू 0.5 हो तो वी का वैल्यू क्या है। आई का वैल्यू 0.5 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। आई का वैल्यू यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ कैसे मिल सकता है, यहाँ 0.3 मिलेगा, यहाँ मिलेगा 0.5। आई का वैल्यू 0.5 यहाँ मिलेगा। 0.5 के करस्पॉन्डिंग आप ग्राफ ड्रॉ करिए, तो ये ग्राफ यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये 1 और 1.5 के बीच में कितना पड़ता है, मेरे हिसाब से 1.25 पड़ना चाहिए, है ना। अरे भाई इन दोनों के बीच में ये पड़ गया तो बनी बात है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये पड़ जाएगा। पड़ा कि नहीं पड़ा, यानी कुल मिला के ये क्वेश्चन कैलकुलेशन का नहीं है, प्योर ग्राफ का है। और मैं आया तो 0.5 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग 1.5 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर 1.25 वोल्ट। बी पार्ट में आ जाइए। बी पार्ट में कहा गया जब v की वैल्यू 0.75 हो तब i की वैल्यू बताइए। तो 0.75 5 और 1 के बीच में आ जाएगी, मतलब ये पॉइंट जो होगा आपका ये 0.75 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम आ गए, इसका मतलब ये पॉइंट 0.3 एम्पियर को शो कर रहा है। समझ में आया, यानी कि 0.75 के करस्पॉन्डिंग 0.3 एम्पियर होगा। स्वाहा। ठीक है, अब बचा रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो पूरे ग्राफ में इतने ही सारे पॉइंट दिए गए हैं, तुम्हें जो इच्छा हो वहाँ पूछ जाओ। मतलब सपोज मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ पी पॉइंट के लिए, वेरी गुड। तो पी पॉइंट पर जो वी का वैल्यू है वो कितना है, 2.5 वोल्ट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पी पॉइंट पर वी की वैल्यू कितनी है, 2.5, और पी पॉइंट पर आई की वैल्यू कितनी है, 1.0 एम्पियर। बस यही दो चीज़ें चाहिए होती है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, या ग्राफ का यूज करना है। सॉरी शक्तिमान, ग्राफ के इस्तेमाल का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो वी आई ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कुल मिला के मैंने बात जो बताई वो सही बताई। ये हुआ परपेंडिकुलर कितने के बराबर, 2.5 वोल्ट के बराबर। तो बेस कितने के बराबर, बेस 1.0 एम्पियर के बराबर। आई बात समझ में। तो स्लोप का मतलब हुआ tan थीटा, है ना। तो tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर, यानी 2.5 अपॉन बेस 1.0, यानी आंसर कितना आ गया 2.5 ओम। ये 7th क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 8 पे आते हैं, और 8 में 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल बोले तो सेम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी सेम रेजिस्टिविटी, यानी रो की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ हैव रेडियस 1 mm and 2 mm respectively. Compare their resistances and number 2 their specific resistances. जैसा कि मैंने कहा कि जब भी आपको सेम मटेरियल मिल जाए तो तुरंत समझ जाइए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो बराबर है, यानी कि रेजिस्टिविटी तो बराबर रहेगी। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी कैसा पैरामीटर है, मटेरियल पैरामीटर है। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अगर रेशियो निकालना है तो ρ1 अपॉन ρ2 बिना सोचे समझे 1:1 कर लीजिए, आप बराबर रहेगा, क्योंकि मटेरियल सेम है। आई बात समझ में। ठीक है, तो आपका दूसरे पार्ट का आंसर पहले निकाल दिया, क्योंकि पहले पार्ट को कैलकुलेट करने में दूसरे पार्ट का इस्तेमाल हो जाएगा। अब बात आती है काय की, कंपेयर देयर रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो पहला रेजिस्टेंस है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, कंपेयर करने मतलब रेशियो करना पड़ेगा। तो पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं, समझिएगा। अब देखिए R1
इज इक्वल टू रो सेम है दोनों के लिए, तो रो में 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है, एल में 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है, एरिया में 1 2 आप लगा सकते हो, तो A1 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया अलग अलग होगा क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है। ठीक है ना, एंड इन द सेम वे R2 इज इक्वल टू रो एल अपॉन A2 हो जाएगा। हो गया, डिवाइड डिवाइड खेल लो भैया, 1/2 तो क्या हो गया, R1/R2 ये हो गया, रो से रो, एल से एल, चलो अच्छा पूरा लिख देते हैं, रो एल अपॉन A1 रो एल अपॉन A2। ठीक, सॉल्व करेंगे, R1/R2 बराबर, ये ऊपर जाएगा तो रो एल अपॉन रो एल A2 और रो एल A1, रो एल रो देंगे। ठीक, इसके बाद R1/R2 बराबर A2 मतलब पाई R2 का स्क्वायर, A1 मतलब पाई R1 का स्क्वायर, है ना। एरिया तो डायरेक्ट दिया नहीं कंपेयर करने के लिए, है ना, नॉर्मली दिया भी नहीं जाएगा, किस्मत इतनी खराब है तुम लोगों की कि दिया ही नहीं जाएगा। हमेशा याद रखो कि एरिया की जगह पाई R स्क्वायर लिखना पड़ेगा। पाई से पाई लुड़िस हो गया। ठीक है, तो अब R1/R2 बराबर, लो R2 कितना था 2 mm और ये कितना था 1 mm। अब कहे तो सर mm को आपने मीटर में कन्वर्ट किया, मूर्ख है वो लोग जो ऐसा सोचेंगे, क्योंकि जब रेशियो है तो उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, अल्टीमेटली वो कट ही जाएगा। ठीक है भाई, ऊपर भी 10 to the power -3 आएगा, नीचे भी 10 to the power -3 आएगा, अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। क्यों जबरदस्ती हम इंक खर्चा करें, दिमाग वैसे भी नहीं है, वो खर्चा कर नहीं सकते। तो आपका दूसरे पार्ट का आंसर आ गया 4:1। ठीक है, तो सॉरी पहले पार्ट का आंसर आ गया 4:1 और दूसरे पार्ट का पहले ही आ चुका था 1:1। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है द गिवन वायर अ गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm is stretched to double its length, what will be its new resistance? खींचने वाला सवाल आ गया, खींचने वाला। जब सवाल में कभी भी ऐसा हो कि एक ही तार को खींच के लंबाई 2 गुना 3 गुना 4 गुना की जा रही हो, तो ऐसे सवाल के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो एक फंडे की तरह याद कर लीजिए आप, बशर्ते याद रखना कि अगर वायर को खींचा गया हो या उसी वायर को दबाया गया हो तब की बात है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तार को काट दिया तो आधा हो गया, ये अलग चीज़ हो गई। तार को एक के ऊपर एक फोल्ड कर दिया, ये अलग चीज़ हो गई। तीन ये अलग अलग बातें। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, तार को खींच दिया गया या तार को दबा दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो यूज करेंगे उसके पहले मैं आपको एक फंडा लिख के दे देता हूं। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ अ वायर या गिवन वायर इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ठीक है, इसके लिए सिंपल अपने पास दो फार्मूले हैं, दो हथियार हैं। R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर अगर मामला लंबाई का दिया जाए, और अगर मामला रेडियस डायमीटर एरिया का दिया जाए तो फिर R1/R2 बराबर A2/A1 का होल स्क्वायर। बाकी आप समझदार हैं। मतलब अगर आपको इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ दी जाए तो ये लगाइएगा। इनिशियल भाई बनी बात है, तार को खींचेंगे या ऐसे गोड़ेंगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा। आई बात समझ में? ठीक है ना, तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन में दिया गया है a given wire of resistance 1 ohm is stretched to double of its length, what is its new resistance। यानी कि लेंथ के बारे में जानकारी दी गई है माय डियर। तो R1 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो पहला जो रेजिस्टेंस है 1 ओम है, दूसरा वाला निकालना है। पहली वाली लेंथ अगर L है तो दूसरी वाली लेंथ 2L है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 ओम। अब हम 10वें प्रश्न की बात करेंगे। 10वें प्रश्न, a wire of resistance 3 ohm of length 10 cm is stretched to 30 cm। लो, R1 है 3 ओम, L1 है 10 सेंटीमीटर, L2 है 30 सेंटीमीटर, 3 गुना लेंथ हो गई। तो नया रेजिस्टेंस निकालना है। पहले मैं क्वेश्चन ही पढ़ दूं पूरा। A wire of resistance 3 ohm and length 10 centimeter is stretched to length 30 centimeter, assuming that it has uniform cross section, what will be its new resistance। Okay, तो बस लंबाई को बढ़ाने वाला केस है। तो R1 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। R1 3, R2 निकालना है, L1 10, L2 30 होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दौड़ता हुआ, कूदता हुआ, भागता हुआ 27 आ जाएगा। 20 साबुन, ठीक, क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 11वें पे आ रहे हैं। 11वें क्वेश्चन का फंडा अलग है। 11वें क्वेश्चन में ट्रिपल ऑन इट सेल्फ का जिक्र किया गया है। ट्रिपल ऑन इट सेल्फ का मतलब होता है एक के ऊपर एक को फोल्ड कर दिया 3 बार। यानी ये कागज लीजिए, उसको पहले फोल्ड करिए, फिर फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। तो इससे होगा क्या, आप इमेजिन करिए, मतलब आप किसी चीज को 2 बार 3 बार जब फोल्ड कर देंगे तो उसकी लंबाई उतने गुना कम हो जाएगी, लेकिन उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतने गुना बढ़ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए फंडा मैं आपको एक अलग बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपको हम बता दें बहुत ध्यान से, इसमें कोई फंडा नहीं है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, इसमें एक टेक्निक है। टेक्निक यही है कि आप क्या लेके चलेंगे कि अगर जितने गुना कर दिया गया है, जितने टाइम्स ट्रिपल ऑन इट सेल्फ, यानी एरिया 3 गुना, लंबाई बाई 3, ठीक है, ऐसा समझिए, ठीक है। इसका और इस ऐसे सवाल में दोनों बार, दोनों कंडीशन के लिए, ट्रिपल्ड करने से पहले और ट्रिपल्ड करने के बाद, दोनों कंडीशन में R इक्वल टू रो L अपॉन A लगा के डिवाइड करके आंसर निकालना पड़ता है। प्रोसेस है ये, ठीक है। मतलब कुल मिला के इसी क्वेश्चन को एज अ एल्गोरिथम भी लीजिए, इसी क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन भी लीजिए, ठीक है। मतलब पहले R1 इक्वल टू रो L अपॉन A था, ठीक है। फिर ट्रिपल डाउन इटसेल्फ हुआ तो नया रेजिस्टेंस R2 बराबर, रो तो नहीं चेंज होगा क्योंकि मटेरियल नहीं चेंज किया तुमने, लेकिन लेंथ आपका बाई 3 हो गया और एरिया जो हो गया वो आपका 3A हो गया, ठीक है। अब R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L अपॉन A और ये इंटू 1/9, ठीक है। बात समझ रहे हैं, ट्रिक क्या बन रही है। डायरेक्ट अगर मैं कहना चाहूं तो ये R1 हो गया, देखो अभी ट्रिक बता देते हैं। मतलब आप ट्रिक का डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे बोर्ड एग्जाम में, आप फॉर्मूले के लिए कर सकते, मतलब आंसर चेक करने के लिए कर सकते हैं, रॉब झाड़ने के लिए कर सकते हैं कि हमारा तुरंत आ गया, लेकिन
बोर्ड में नहीं यूज, मतलब साफ साफ दिख रहा है, और से देखिए आप। चलो मैं इसको ट्रिक वाले अंदाज में लिख देता हूँ। R2 इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर इंटू R1, राइट। ठीक, यानी फॉर्मूला क्या समझ में आया शॉर्टकट वाला? शॉर्टकट आया R2 बराबर R1/n स्क्वायर। जितने टाइम्स ट्रिपल डाउन इटसेल्फ, डबल डाउन इटसेल्फ जितनी बार आए उतने के स्क्वायर से पहले वाले रेजिस्टेंस में डिवाइड कर देना है, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो R2 बराबर, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था? R1 कितना था? 9 था, ये 9 था, ये ऑलरेडी 9 है, 1/9, तो 9 से 9 थैंक यू हो गया। R2 इक्वल टू कितना आ गया? 1। डायरेक्टली कर देते हैं तो देखिए R1 की वैल्यू 9, n की वैल्यू क्या है? 3 का ट्रिपल डाउन इटसेल्फ है ना, कुल मिला के 1 का एक लाइन में आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन चीटिंग हो जाता बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एज अ शॉर्ट ट्रिक आप इसको याद कर सकते हो, शॉर्टकट। ठीक है, बाकी कोई लफड़ा नहीं है इसमें। एक ही सवाल है शायद ट्रिपल डाउन इटसेल्फ का, बाकी क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 साधारण सवाल हैं, बताते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं तब तक। What length of copper wire of specific resistance 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter and radius 1 mm is required so that its resistance is 1 ohm? लो, ये तो निहायत घिनौना सवाल था, है ना। 12वें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल R इक्वल टू रो L अपॉन A लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.7 into 10⁻⁸ दिया है, लेंथ की वैल्यू निकालनी है, और जो रेडियस दिया हुआ है बस इतना था। इसमें केवल बहुत होशियारी करी गई है, एरिया πr² यूज करना पड़ेगा। और R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 नहीं, 1 mm, 1 into 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व कर लेंगे आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 कुछ भी रख लीजिएगा, 184.7 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बशर्ते सब उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि एरिया की जगह पे πr² भी लिखा जाता है। ठीक है, तो R की वैल्यू मिलीमीटर में दी है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना, यहाँ पे मेन 2 इशू है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे जा रहे हैं, जो कि आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, अंतिम प्रश्न 5 करोड़ के लिए। ये रहा 13। द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब टेक्स अ करंट 100 मिली एम्पियर। ठीक है, आई का वैल्यू 100 मिली एम्पियर बोले तो 0.1 एम्पियर। ठीक है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 0.2 वोल्ट, V की वैल्यू 0.2 वोल्ट। ठीक है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिकम्स 1.0 वोल्ट द करंट बिकम्स दिस। नया केस हो गया, करंट की वैल्यू 400 मिली एम्पियर हो गई, यानी 0.4 एम्पियर हो गई, जब पोटेंशियल डिफरेंस नया वाला 1 वोल्ट हो गया। ठीक है भाई, स्वाभाविक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन ईच केस एंड अकाउंट फॉर योर डिफरेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूं, उनके लिए जो ये वीडियो देख के नोट्स बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब takes a current 100 milliampere when potential difference across it is 0.2 volt. Full stop. When the potential difference across it becomes 1.0 volt, comma, the current becomes 400 milliampere. Full stop. Calculate the resistance of filament in each case and account for the difference. ठीक है, सबसे पहली बात रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगर ये V1 I1 मान लिया जाए, इसको I2 V2 मान लिया जाए, तो इस केस में रेजिस्टेंस जो निकलेगा ओम्स लॉ से R = V/I।
ठीक है, तो R1 हमारा V और I की वैल्यू जब रख देंगे तो आंसर आपका सीधे समझ रहे हो ना 2 ओम आ जाएगा। अरे भाई V की वैल्यू 0.2, ये 0.1, डेसिमल से डेसिमल हो गए, कुल मिला के ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस R2 = V2 upon I2 हो जाएगा। ठीक है, तो R2 = V2 की वैल्यू कितनी 1.0, ये 0.4, डेसिमल हट गया तो ये कुल मिला के 2.5 ओम आ गया। मुद्दा पानी की तरह साफ है, जो थोड़ी देर पहले हमने बताया था क्या, कि जब फिलामेंट जैसे जैसे गर्म होता जाएगा वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फर्क आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रीजन दूसरा है। यहाँ पे आपने क्या किया है, वोल्टेज बढ़ा दिया है। समझिए, यहाँ पे वोल्टेज आपने तकरीबन 5 गुना बढ़ा दिया है। जब आप वोल्टेज 5 गुना बढ़ाओगे तो करंट भी देखिए 4 गुना बढ़ गई प्रोपोर्शनली। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले कम करंट फ्लो कर रही थी तो कम हीटिंग हो रही थी, अब ज्यादा करंट फ्लो होगी तो ज्यादा हीटिंग होगी, तो ज्यादा हीटिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। नहीं समझे? यानी जब करंट ज्यादा फ्लो होगी तो ड्यू टू हीटिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये है दोनों केसेस में आंसर अलग अलग आने का रीजन। नहीं समझ में आया? पहले वाले केस में करंट कम थी, ठीक है, फिर बाद में करंट बढ़ गई, तो जब करंट बढ़ जाएगी तो हीटिंग होना शुरू हो जाएगी। और किसी भी चीज में जब हीटिंग होगी, मतलब स्पेशली इन केस ऑफ कंडक्टर्स या जितना तुम्हारे सिलेबस के अंदर है हम उतने की बात कर रहे हैं, तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अकाउंट फॉर द डिफरेंस में आप यही लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस of filament increases with increase in temperature। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी संपन्न हुई।